वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु नरेश पार्क। और आज हम पढ़ने आ रहे हैं रेनेसां, जो कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हम बात कर रहे हैं, ये है यूनिट 3 आने वाले पीजीटी जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएगी। तो जैसे कि हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपको बस मैं बेसिक्स बता देता हूँ। बेसिक सिंपल से ही है कि रेनेसां क्या है। रेनेसां इज द पीरियड ऑफ अवेकनिंग विच इरोड द डार्कनेस ऑफ मेडावल एज। देखिए, इफ़ यू लुक अबाउट यूरोप हिस्ट्री, अगर आप मेडावल स्टेज में अगर आप चले जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिलेगी आपको यूरोप में। उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसे सुधारने के लिए एक ऐसा युग आया, एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे लोग जागृत हुए। और जो भी लूप होल्स चली आ रही थी यूरोप में, जैसे फ्यूडलिज़म था, पोप का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, ये सब को इरोड करके एक नया युग का शुरुआत हुआ, एक नया फेज़ का शुरुआत हुआ, जिसे हम रेनेसां बोलते हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण देखेंगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरा है माइग्रेशन ऑफ ग्रीक्स टू यूरोपियन कंट्रीज, तीसरा है क्रूसेड्स टू रिकवर हॉली लैंड जेरूसलम। तो पहला जो कारण था आपका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1453 में सेल्जुक टर्क्स के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा कर लिया गया था। और ये एकमात्र रास्ता था ईस्ट कंट्री जाने के लिए या वेस्ट कंट्री जाने के लिए, एकमात्र रास्ता था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि सेल्जुक टर्क्स के द्वारा ये लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई करने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। जो लैंड रूट जो भी जाती थी ईस्ट में, जो जाती थी उसे बंद कर दिया गया था, जिससे कारण से जो भी व्यापार होती है वो बंद हो गई। तो इससे दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज हुआ गया, काफ़ी ज़्यादा सी रूट्स का डिस्कवरी हुआ, जो कि नया ट्रेड रूट्स को सपोर्ट मिला, नया नया ट्रेड रूट्स इन्वेंट हुआ या डिस्कवर्ड हुआ। तो ये है आपका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखता है। दूसरी बात है माइग्रेशन ऑफ ग्रीक्स टू यूरोपियन कंट्रीज़। अब देखिए, ये जो लड़ाई जो हो रही थी, वो चाहे क्रूसेड्स की अगर बात करें या कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करें, तो यहाँ पे जो भी ग्रीक स्कॉलर्स या आर्टिस्ट या जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ थे, ये लोग माइग्रेट करके ये लोग इटली में या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लोग बसने स्टार्ट कर दिए। जैसे जर्मन हो गया है, फ्रांस हो गया है, इंग्लैंड हो गया है, यहाँ पे ये लोग बसने लगे। और जो भी उनके जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो भी टैलेंट है, अपने क्रिएटिविटी को वो लोग अपने आप को शेयर किए यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिससे कारण से कि एक नया युग का, एक नया आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तीसरा बात करूँगा क्रूसेड्स। क्रूसेड देखिए यहाँ पे क्या है, क्रूसेड टू रिकवर हॉली लैंड ऑफ जेरूसलम। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इस हॉली लैंड को, जो जेरूसलम, उसको बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए, जिसमें कि ये जो युद्ध था ये सेल्जुक टर्क्स के ख़िलाफ़ था, जिन्होंने हॉली लैंड को कब्जा में करके रखा था, जिससे कारण से कि ये जो क्रूसेड्स हुआ, क्रूसेड्स होने के कारण इनका और जो अरेबियंस थे या जो मुस्लिम्स थे, उनका जो भी कल्चर हुआ, ये कल्चर का ये देखा जाए तो ट्रांजेक्शन्स हुआ, कल्चर का आदान प्रदान हुआ। कल्चर का आदान प्रदान होने के कारण नए नए आइडियाज़ क्रिएट हुए, और नए नए आइडियाज़ क्रिएट होने के कारण ये आइडियाज़ माइग्रेट होने लगे अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो these are the three main important causes of Renaissance. So now we look about causes. देखिए, आखिर रेनेसां इटली ही में क्यों हुआ? देखिए, पहला कारण हो सकता है इसका कि राइज ऑफ बॉर्गियोसिस क्लासेस। इटली में अगर हम लोग नॉर्थ इटली की अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबदबा था बॉर्गियोसिस क्लासेस, जो कि बिजनेस क्लासेस बोल सकते हैं। और बिजनेस क्लासेस काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे ट्रेड एंड कॉमर्स में। और ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर डिपेंडेंट, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीवन अपना यापन कर रहे थे, जिससे कारण से कि ट्रेड और कॉमर्स को तो बढ़ावा मिला, साथ में साथ ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिलने के साथ साथ नया नया अर्बनाइजेशन स्टार्ट होने लगा। नया नया अर्बनाइजेशन स्टार्ट होने के चलते इट डेवलप राइज ऑफ न्यू सिटीज़ लाइक वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा, न्यूरेमबर्ग। सो दीज आर द 3 important causes of Renaissance which happened in Italy, which happened in North Italy. सो अगर एग्ज़ाम में अगर पूछेगा, ऐसा तो पूछता नहीं है, बट इटली का जो शुरुआत हुआ था वो, रेनेसां का जो शुरुआत हुआ था वो नॉर्थ इटली में ही हुआ था।
किया। अब हम बात करेंगे चेंजेस ड्यू टू रेनेसां। अब देखिए रेनेसां तो आया, तो क्या क्या चेंजेस लाया। रेनेसां बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाया, जैसे आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारे लिटरेचर लिखी गई अदर लैंग्वेजेस में, जैसे इटालियन हो गया है, फ्रेंच हो गया है, स्पेनिश हो गया है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा वर्क्स लिखा गया था, जो कि बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि आप ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ जो डेंटे हो गई है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क हो गया, रेबेलियास, दीज आर द सबसे फेमस लिटरेचर है। इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो भी अपने जो पुस्तक लिखे हैं, इन लोग जो भी अपने वर्क्स लिखे हैं, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट एग्जाम में पूछ सकती है कि इनकी किताब के नाम क्या है ना, इनकी वर्क्स क्या है। तो डेंटे तीनों एक सबसे फेमस इटालियन हो गया, ये पोइट्री थे जिनका वर्क था द डिवाइन हेल। दूसरा था फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी बोला जाता है, पूछ सकता है कि फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसे बोलता है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क हो गया। तीसरा हो गया गियोवानी बेसोसियोस, इनके द्वारा लिखा गया है डेकामेरॉन, एंड ही वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फ्रांसिस्को पेट्रार्क। एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है, गियोवानो बेसोसियो वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ग्रेट स्कॉलर या विच ग्रेट फेमस पर्सनालिटी। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क इसका हो सकता है उत्तर, है ना। अब हम बात करें फ्रेंच लिटरेचर में, तो फ्रेंच लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे वर्क्स लिखा गया था, जैसे रेवालियस के द्वारा। रेवालियस जिन्होंने लिखा था थर्स्ट फॉर इंटेलिजेंस, मॉरलिटी, एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ। सॉरी, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा इसे। ये होगा थर्स्ट फॉर इंटेलिजेंस, मॉरलिटी, एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ। तो ये जो वर्क्स था, ये बेसिकली ये वर्क्स जो बात करती है, ये रिलीजियस फैनेटिज्म और ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर बात करती है, जो फ्रांस में मेडावल एज में ये चली आ रही थी, उससे दूर करने के लिए इन्होंने ये पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम था थ्रस्ट फॉर इंटेलिजेंस, मॉरलिटी, एक्सपीरियंस एंड ट्रूथ। सो दिस इज़ द फ्रेंच लिटरेचर, सो दिस इज़ द इटालियन लिटरेचर। नाउ वी लुक अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स लोग का बहुत सारा योगदान है, जैसे कि जोफ्री चौसर हो गया, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, जिन्होंने सोनेट का डिस्कवर किया था। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पुस्तक कैंटरबरी टेल्स लिखा था। थॉमस मोरे, जिन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया लिखा था। शेक्सपियर की अगर बात करें, शेक्सपियर वॉज द फेमस ड्रामेटिस्ट, पोइटिस्ट बोल सकते हैं इन्हें, जिन्होंने अपने वर्क हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट एंड किंग लियर लिखा था। नाउ वी लुक अबाउट साइंस। देखिए साइंस में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जैसे कि कोपरनिकस थ्योरी आई, टॉलेमी की थ्योरी आई, केपलस लॉ आया, न्यूटन्स लॉ आया। कोपरनिकस का थ्योरी सिंपल सही था कि इन्होंने कहा था कि अर्थ जो कि ये केंद्र है पूरे यूनिवर्स का। टॉलेमी का थ्योरी सिंपल सा वही है, टॉलेमी ने ये बोला था, ये मतलब ये कोपरनिकस थ्योरी को दूर करने से रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने अपना थ्योरी लाया था। इन्होंने बोला था कि नो, अर्थ इज़ जस्ट प्लानट हो गया है, जो कि ये रिवॉल्व करता है सूरज की ओर। बट केपलर्स लॉ आया, केपलर्स लॉ इनका ये कहना था कि केपलर्स जो पृथ्वी जो मूव कर रहा है सूरज की ओर, ये सर्कुलर फॉर्म में मूव नहीं कर रहा है, बट इट मूव इन द फॉर्म ऑफ एलिप्टिकल। तो ये केपलर्स लॉ था। न्यूटन्स लॉ की बात करें तो इन्होंने लाया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सबको वाकिफ़ है इसके बारे में। अब नाउ वी लुक अबाउट द वर्क्स ऑन मेडिसिन। एंड्रिस वेर्सलिस, जिनका वर्क काफ़ी ज़्यादा योगदान था मेडिसिन हो गया, और जिन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी लिखा था। बेसिकली ही डील्स अबाउट ह्यूमन एनाटोमी हो गया। दूसरी अगर बात करें विलियम हार्वे, जिन्होंने द लॉ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया था। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। ये मैं बताऊंगा कि इटली, नॉट अबाउट इटली, रेनेसां ना ही इटली में ही पहुंचा, बल्कि अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंचा। साथ ही साथ हम लोग कांट और रूसो के बारे में देखेंगे, जो फेमस हो गया है, ये पर्सनालिटीज़ था एनलाइटमेंट का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।